हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग। अब आपको करवाने जा रहा हूं आर्टिकल 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का। आर्टिकल 30 आपको मैं कब पढ़ाने जा रहा हूं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू हैविंग प्रैक्टिकल रेलेवेंस एज वेल. Let's start with Article 30. I would like to share my screen with you people so that I can make you understand everything from the BEAR Act as well. In front of you is the BEAR Act. Okay, the BEAR provisions क्या कहते हैं? सबसे पहले BEAR provisions को पढ़ना चाहिए और जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 30 आप लोगों के सामने है। ये देखिए क्या लिखा है आर्टिकल 3030 में, ऑल माइनॉरिटीज। अब यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है ऑल माइनॉरिटीज, जबकि आर्टिकल 29 में वर्ड यूज हो रहा था सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। तो पहली बात समझ में आ गई। 29 was applicable on both majority as well as minority, whereas Article 30 is only for minorities. पहला फर्क समझ में आ। फिर माइनॉरिटी दो आधार पे, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, बेस्ड ऑन ईदर रिलीजन और लैंग्वेज। रिलीजन और लैंग्वेज मैं यहां से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर ही क्या बनेगी माइनॉरिटी, क्लियर। और जिसकी भी पॉपुलेशन 50% से कम है उसको स्टेट चाहे तो दर्जा दे सकती है माइनॉरिटी का। और ये कंपल्सरी और मैंडेटरी है। वर्ड यहां यूज हुआ है शेल। सभी माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनके पास ये अधिकार होगा दो काम करने का, एस्टैब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना, ठीक है। दोनों चीजें, एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। याद रहेगा मेन बातें इसमें क्या आई, माइनॉरिटीज, दूसरा टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ठीक है। फिर अगला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना एंड एडमिनिस्टर करना। अब अमेंडमेंट के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 31 हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, और जब वो खत्म किया गया तो जहां जहां इसका इफेक्ट पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 44th अमेंडमेंट 1978 में, जिसमें आर्टिकल 31 को खत्म किया, वहां पर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जहां जहां जरूरत पड़ी ये चेंजेस किए गए। जैसे इसमें चेंज आया, 1A बना। 1A कहता है, क्योंकि इससे पहले तक तो प्रॉपर्टी होना राइट था, अब कहा अगर सरकार कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी करती है बाय मेकिंग एनी लॉ, ठीक है जी, ठीक है, ओके। और इसके तहत अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी कंपल्सरली एक्वायर हो जाती है, ठीक है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय माइनॉरिटी है, तो क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है, मिलेगा जरूर, ठीक है। द स्टेट शेल, स्टेट को यानी सरकार को शेल एंश्योर, पक्का करना होगा क्या, amount fixed by or determined under such law for the acquisition of property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause. यानी इनफ पैसा मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिलता है तो एक तरह से ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे ही बनाया वो एक्वायर हो गया, तो वो तो वॉश अवे हो गया ना पहले वाला राइट। तो पहले वाला राइट वॉश अवे नहीं हो जाना चाहिए। हर माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का अधिकार है, और अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है तो इनफ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब ये निकलेगा कि दिया हुआ अधिकार वापस ले लिया गया। क्लियर। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या लाइन लिखी है, ध्यान दीजिए क्लॉज 2 पर। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जब सरकार पैसे दे रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, यहां भी शैल वर्ड है यानी मैंडेटरी है, ठीक है, ग्रांट कर रही है एड,
किसको कर रही है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी, क्योंकि किसी माइनॉरिटी के हाथ में है इसकी मैनेजमेंट, ठीक है, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इस ग्राउंड पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पैसे मिल रहे हैं अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो बराबर मिलेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका एनालिसिस पढ़ाता हूं आपको। देखिए, आर्टिकल 30 ग्रांट करता है ये वाले अधिकार। पहला, आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पहली बात। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी एक्वायर होगी तो सबको बराबर मिलेगा कॉम्पनसेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये कब आया था चेंज? 44th अमेंडमेंट 1978। क्योंकि किस लिए थी 44th अमेंडमेंट 1978? कि इसके बाद से राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, इसलिए ये वाला चेंज लेके आना जरूरी था। और आगे चलते हैं, अगर एड मिलेगी सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो माइनॉरिटी वालों को भी बराबर मिलेगी, नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, और आगे चलते हैं, ठीक है, मैंने पहले हाईलाइट कर दिया सारा। अब जो आर्टिकल 30 में प्रोटेक्शन मिली हुई है वो मिली है केवल किसको मिली है? माइनॉरिटी को। जबकि आर्टिकल 29 में जो प्रोटेक्शन मिली है वो किसको मिली है? सबको, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है सेक्शन ऑफ सिटीजंस, यानी मेजॉरिटी को भी अवेलेबल है 29, पर मेजॉरिटी को आर्टिकल 30 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी वर्ड सुप्रीम कोर्ट में कहीं डिफाइंड भी नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि 50% से कम पॉपुलेशन होने पर, ठीक है, किसी ग्रुप को माइनॉरिटी स्टेटस स्टेट दे सकती है। आगे, अब ये जो अंडर आर्टिकल 30 जो राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इट आल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ अ माइनॉरिटी टू इंपार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। मातृभाषा में पढ़ाने का अधिकार है, ये भी आर्टिकल 30 में है। ओके, और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 3 प्रकार की होती हैं। वो जो कि सरकार से रिकॉग्निशन भी मांगती है और पैसे यानी एड भी मांगती है। सेकंड नंबर पे वो जो केवल रिकॉग्निशन मांगती है, एड नहीं मांगती, ठीक है। थर्ड, जो ना रिकॉग्निशन मांगती है ना ही एड मांगती है, पैसा भी नहीं चाहिए, रिकॉग्निशन भी नहीं चाहिए। अब देखो, तो सरकार से कुछ ले ही नहीं रहे ना सी वाले, तो ए और बी जो पहले 2 टाइप्स है, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप जो है, ठीक है, वो देखो पैसा दे रही है सरकार तो प्रॉपरली सरकार रेगुलेटरी पावर भी अपनी चलाएगी, सारी रिपोर्टिंग सरकार को होगी, ठीक है। किसके बारे में? सिलेबस बताएगी क्या पढ़ाना है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बताएगी क्या होंगे, डिसिप्लिन को लेकर, ठीक है, सैनिटेशन को लेकर, ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, किस कैटेगरी के बंदे रखने हैं, ठीक है, एंड सो सब कुछ सरकार जो कहेगी वैसे करना होगा। पर जो ये सी टाइप इंस्टीट्यूशन है, जो ना रिकॉग्निशन मांग रही है और ना ही एड मांग रही है, इस पर सरकार की नहीं चलेगी, केवल जनरल लॉज एप्लीकेबल होंगे। जनरल लॉज कौन से? जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, लेबर लॉज हो गए, इकोनॉमिक रेगुलेशंस हो गई, कोरोना आया, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद करने को कह दिया, और जिसने पैसा कमाया उस पर इनकम टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, इंडस्ट्रियल टैक्स लगेगा, इंडस्ट्रियल लॉ लगेगा पूरा। इंडस्ट्रियल लॉ में स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, रिट्रेंचमेंट के रूल्स हैं, लेबर लॉज के सारी एप्लीकेशन होगी। तो ये है जनरल लॉज तो अप्लाई होंगे, मगर और सरकार एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के बारे में, एडमिशंस को लेकर, सिलेबस प्रेस्क्रिप्शन को लेकर चुप रहेगी। क्यों? ना तो ये रिकॉग्निशन मांग रहे हैं सरकार से, ना ही एड मांग रहे हैं। और फिर एक केस आया था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा, ये अभी आ रहा है नाम, सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए कि किस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हो, एडमिनिस्टर हो, ठीक है। सबसे पहली चीज,
हर ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पूर्व को आजादी रहेगी 4 बातों की। पहला, अपनी खुद की गवर्निंग बॉडी बनाए, ठीक है, जिसमें फाउंडर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन को फेथ है, कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर टीचिंग स्टाफ, जो मर्जी टीचर्स रखो, लेक्चरर्स रखो, हेडमास्टर्स रखो, ये हेड है, हेडमास्टर्स रखो, प्रिंसिपल्स रखो, नॉन टीचिंग स्टाफ रखो। और टू टेक एक्शन, ये एक्शन वर्ड है, टू टेक एक्शन इफ देयर इज अ डिरेक्शन, अगर कोई सही तरह काम नहीं कर रहा तो उसे निकाल दो, ठीक है। अगला, एलिजिबल स्टूडेंट्स को रखो ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, एंड टू सेट अप रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर, कि वो अपने आप रीजनेबल फीस का फैसला लेंगे, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है वो खुद फैसला लेंगी, ठीक है। और दूसरा, क्या एम है आर्टिकल 30 का कि इक्वालिटी आए, ना कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, माइनॉरिटी को मोर एडवांटेजियस पोजीशन में लेके जाने का एम नहीं है, ठीक है। मोर एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाए माइनॉरिटी, जो आज तक दब के रहे हैं अब उन्हें बाकी से ऊपर ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम इक्वालिटी लेकर आएंगे, क्लियर, मेजर के बराबर लेकर आएंगे। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट एन एम, क्लियर। और इसके साथ साथ जनरल लॉज वैसे ही अप्लाई होंगे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, जैसे कि मेजॉरिटी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर होते हैं, जैसे कि उन पर भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, सैनिटेशन, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट जैसी बातों को लेकर गाइडलाइंस दी जा सकती है, रूल्स बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल अभी बता के हटा हूं, उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। एग्जाम्पल अभी बताया, कोरोना फैला, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद, फिर चाहे ए कैटेगरी हो, बी हो या सी हो, क्योंकि हेल्थ पहले है। देन राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइट जरूर है, पर ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कुछ इस पर लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और एडमिनिस्टर करने का अधिकार माल एडमिनिस्टर करने का अधिकार नहीं है, क्लियर। नो माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बुरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। इस कारण से सरकार रेगुलेटरी मेजर्स इशू कर सकती है, बता सकती है, फॉर एंश्योरिंग, क्या पता करने के लिए, कि एजुकेशनल कैरेक्टर, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनिंग एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है जी। और सरकार चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चेक्स रख सकती है, ये चेक करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट और साउंड है या नहीं है, ठीक है जी। और एकेडमिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। सरकार चाहे तो regulations made by the state may be with respect to eligibility criteria, qualifications, दोनों की, टीचिंग नॉन टीचिंग, जैसे कि एक स्कूल बस के कंडक्टर ने किसी बच्चे के साथ कुछ अटैक वगैरह किया करने की खबर आई, तो रूल बना दिया पूरे भारत के बस ऑपरेटर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, लेडी कंडक्टर्स होनी जरूरी है हर बस में। देन regulations to prevent exploitation or oppression of employees, exploitation नहीं होने देंगे, oppression of employees नहीं होने देंगे, सरकार रोकेगी उनको, ठीक है। किसको रोकेगी? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। और जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पूरा अधिकार है, वो जैसे मर्जी टीचर्स को रखें, लेक्चरर्स को रखें अपनी समझदारी से, क्योंकि सरकार से पैसे नहीं ले रहे, उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालने हैं। सस्ते में टीचर रख सकते हैं, पर हाँ मिनिमम वेजेस एक्ट तो फिर भी अप्लाई होगा ही, बिल्कुल कम पैसे में नहीं रख सकते। देन एक्सटेंशन ऑफ एड बाय द स्टेट डज नॉट ऑल्टर द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है? सरकार अगर पैसे दे रही है, ठीक है,
तो इससे कोई नेचर या कैरेक्टर चेंज नहीं हो जाएगा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, कि कंडीशंस सरकार चाहे तो कंडीशंस लगा सकती है कि ये फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज भी होने चाहिए। ओके, हाउएवर विदाउट हाउएवर डेलीवर एवरीथिंग द राइट, और ये अधिकार सिर्फ किताबी ना रहे, कागजी ना रहे, रियलिटी में एप्लीकेबल इम्प्लीमेंटेबल भी होना चाहिए। क्लियर? मैं आज के लेक्चर थोड़े से छोटे ले रहा हूं क्योंकि देयर इज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग गोइंग ऑन इन पंजाब यूनिवर्सिटी साइड बाय साइड एंड आई एम प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन दैट। इस कारण से मेरी मजबूरी है कि मैं लेक्चर्स में आपको छोटे ले रहा हूं। ठीक है जी। सो आई वुड लाइक टू एंड। Sir, हाँ जी बताइए। sir, actually, I have a doubt in the last point you explained. Can I ask?